चाइना ने अपनी हिस्ट्री में जो कुछ देखा है, अगर आज के किसी और मुल्क ने देखा होता तो आज तक शायद वो इतनी गरीबी का शिकार होते कि कोई सोच भी नहीं सकता। चाइना के आज़ादी के सिविल वॉर में 1 करोड़ लोग मारे गए और आज़ाद होने के सिर्फ 10 साल बाद पूरे मुल्क में इतनी ज़्यादा भुखमरी थी कि सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर 2 से 5 करोड़ लोग और मारे गए, जो इसे पूरी दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी भुखमरी बनाती है। और आज वही चाइना पूरे दुनिया को चलाता है। वो चाइना जहां करोड़ों लोग भूख से मारे गए थे, वो चाइना आखिर इतना एडवांस कैसे हुआ और आखिर सिर्फ 40 से 50 सालों में कैसे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। – 1949 में इतनी लंबी सिविल वॉर के बाद चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कायम हुई और माओ जेडोंग पावर में आए और पूरा मुल्क आज़ाद तो ज़रूर हो चुका था, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। सालों की जंग ने शहर बर्बाद कर दिए थे, इंडस्ट्री पूरी तरह से टूट चुकी थी, रेल लाइंस ख़राब हो चुकी थी और ज़्यादातर आवाम गरीबी, जहालत और भूख का शिकार थी। नया चाइना बना ज़रूर था, मगर इसके पास ना पैसा था, ना मजबूत सिस्टम था और ना ही कोई क्लियर इकोनॉमिक मॉडल था जिसको वो फॉलो कर सकें। माओ जेडोंग का विजन थोड़ा बहुत क्लियर था और बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि चाइना जल्दी से जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर्स में शामिल हो जाए। इसी सोच के साथ 1958 में एक कैंपेन लॉन्च की गई जिसे कहा जाता है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मकसद था फार्मिंग और इंडस्ट्री को एक साथ इतनी स्पीड से ग्रो करना कि चाइना फौरन एक मॉडर्न स्टेट बन जाए। बहुत सारे गांव और विलेजेस को कलेक्टिवाइज किया गया, लोगों को फोर्स किया गया कि वो कम्युनल फार्म्स में काम करें और छोटे छोटे फर्नेसेस में स्टील बनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन थ्योरी और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लोकल ऑफिशियल्स झूठी रिपोर्ट्स दे रहे थे कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हुकूमत ने समझा कि अनाज बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है और उस हिसाब से ग्रेन कलेक्ट करना शुरू किया। ग्राउंड पर लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं था, फार्मिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका था, क्रॉप्स खराब हो गई थी, वेदर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थे। इसके दौरान ही माओ जेडोंग की गवर्नमेंट ने आवाम को इनकरेज किया कि वो जितने भी परिंदे थे, स्पेसिफिकली स्पैरोज, उन्हें मारना शुरू करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो परिंदे हैं वो बहुत सारा अनाज खाते हैं, तो अगर इन्हें मारा जाए तो अनाज बचेगा और उन्हें फायदा होगा। और सिर्फ 2 सालों के अंदर 200 करोड़ परिंदे मारे गए। 200 करोड़। प्रैक्टिकली चाइना में अब कोई भी स्पैरोज नहीं बचे थे और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ चाइना को, क्योंकि स्पैरोज जो फसलों में कीड़े होते हैं उन्हें खाते हैं और जब स्पैरोज नहीं बचे तो उन कीड़ों ने फसल को खाना शुरू किया और फिर वो हुआ जो किसी ने भी इमेजिन तक नहीं किया था। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डेवस्टेटिंग भुखमरियों में से एक ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। करोड़ों लोग भूख से मारे गए। मुल्क अभी इस सदमे से बाहर निकल ही रही थी कि 1966 में माओ जेडोंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन लॉन्च कर दी। इस मूवमेंट का मकसद था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मजबूत बनाना और उन लोगों को हटा देना जो माओ की नज़र में सिस्टम के दुश्मन थे। स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया गया, टीचर्स, प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट्स को पनिश किया गया, लाइब्रेरीज और हिस्टोरिकल साइट्स को नुकसान पहुंचाया गया और एजुकेशन सिस्टम सालों तक डिस्टर्ब रहा। एक मुल्क जो डेवलप होना चाहता था वो अपनी ही इंटरनल पॉलिटिकल स्टॉर्म्स में फंस चुका था। 1976 में माओ जेडोंग की डेथ हुई और यहाँ से चाइना की कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो चाइना को ग्रेटनेस की तरफ ले जाती है। पावर में धीरे धीरे एक प्रैक्टिकल लीडर उभर कर आए, डेंग याओपिंग। डेंग ने आइडियोलॉजी से ज़्यादा रिजल्ट्स को इम्पोर्टेंस दी। वो हमेशा कहते थे कि इट डजंट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और वाइट as long as it catches mice। मतलब सिस्टम का नाम कोई भी हो, उसका रिजल्ट मैटर करता है। ये सेंटेंस बहुत सिंपल था, मगर इसी ने मॉडर्न चाइना की बुनियाद रख दी। डेंग ने इकोनॉमी को धीरे धीरे ओपन करना शुरू किया, फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने की इजाज़त दी गई, प्राइवेट बिजनेसेस को और ज़्यादा स्पेस दी गई और कोस्टल एरियाज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जहां बिजनेस फ्रेंडली रूल्स रखे गए थे। आज के बहुत सारे शहर जो उस वक्त बहुत छोटे से फिशिंग टाउन्स थे, देखते ही देखते इंडस्ट्रियल जायंट्स बन गए। फैक्ट्रीज लगने लगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे और चीप लेबर ने दुनिया की कंपनीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ सस्ती लेबर से कोई मुल्क सुपर पावर नहीं बनता। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना इन्वेस्ट किया जो आजकल के बहुत सारे मुल्क नहीं कर पाते। हाईवेज बनाए गए, पोर्ट्स तैयार किए गए, पावर प्लांट्स लगाए गए, रेल नेटवर्क को एक्सपेंड किया गया और फिर हाई स्पीड रेल का एक ऐसा नेटवर्क बना दिया गया जहां पर चाइना के बुलेट ट्रेन आज तक आराम से चल सकते हैं। जब ट्रांसपोर्ट फास्ट हो, बिजली स्टेबल हो और लॉजिस्टिक्स स्मूथ हो तो इकोनॉमी नेचुरली ग्रो करना शुरू करती है।
फिर एजुकेशन पर फोकस किया गया, यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेंड हुई, इंजीनियरिंग और साइंस फील्ड्स को एग्रेसिवली सपोर्ट किया गया और मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्किल्स दी गई। धीरे धीरे चाइना सिर्फ दुनिया का वर्कशॉप नहीं रहा बल्कि इनोवेशन हब बनना शुरू हो गया था। इस सब के पीछे एक और फैक्टर भी बहुत ज़रूरी था और वो था लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बहुत से मुल्कों में पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के साथ बदल जाती हैं, लेकिन चाइना ने 10, 20 और 30 साल तक एक ही गोल सेट किए हुए थे और उन्हीं पर लगातार काम किया। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स बिल्ड किए गए जहां रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ कनेक्टेड हो। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस तरक्की की एक कॉस्ट भी थी। सेंसरशिप बढ़ने लगी, स्टेट सर्वेलेंस स्ट्रांग हुई, वर्किंग कंडीशंस पर सवाल उठने लगे, पॉल्यूशन बहुत बढ़ता गया और सोशल प्रेशर भी बढ़ता गया। आज पॉपुलेशन एजिंग, लो बर्थ रेट्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन्स जैसे चैलेंजेस खड़े हैं। यानी चाइना की कहानी सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि सेक्रीफाइस, स्ट्रिक्ट कंट्रोल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग की कहानी भी है। आज जब हम चाइना को देखते हैं तो वो बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन इसके पीछे सिविल वॉर का खून था, भुखमरी थी, दर्द था, फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे, पॉलिटिकल केओस था और फिर एक रूथलेस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था। चाइना ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, उसने ग्लोबल इकोनॉमी का नक्शा ही बदल दिया है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये नहीं है कि चाइना इतना बड़ा कैसे बना, असल सवाल ये है कि दुनिया में कितने और मुल्क इस मॉडल से सीख सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।